नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। देखिए एनसीईआरटी का जो कक्षा 9 का भूगोल है उसका हम चैप्टर नंबर 3 देखने वाले हैं। 2 चैप्टर हम देख चुके हैं जिनके नाम थे आकार एवं स्थिति, और दूसरा चैप्टर था उसमें भौतिक स्वरूप। अब देखिए हम नदी तंत्र, अफवाह यानी नदी तंत्र के बारे में हम देख लेते हैं। तो अफवाह देखिए, इसका सीधा संबंध नदी से होता है। अफवाह का सीधा संबंध नदी से होता है, और जब मुख्य छोटी छोटी धाराएँ होती हैं ये मिलकर एक बड़ी नदी का निर्माण करती हैं। नदी का जो उद्गम होता है देखिए वो झीलों से होता है, सागरों महासागरों से होता है, या फिर पर्वतीय जो बर्फीले क्षेत्र हैं उनसे उद्गम होता है नदियों का। अब देखिए एक होता है, शब्द आता है अफवाह द्रोणी। अफवाह द्रोणी देखिए, नदी तंत्र जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित करती है उस क्षेत्र को अफवाह द्रोणी समझते हैं। इसको थोड़ा मैप से समझेंगे। देखिए एक नदी है, ये इधर बह रही है, लेकिन इसकी ही जो सहायक नदियां हैं वो इधर से इधर से इधर से इधर से या फिर इधर से, यानी कि इसकी एक नदी तंत्र जो है, जो पूरा इतना एरिया जो इन्होंने कवर कर रखा है इसको अफवाह द्रोणी क्षेत्र बोलेंगे। अब बता देखिए जल विभाजक क्षेत्र। तो जल विभाजक क्षेत्र के बारे में हम देखते हैं। ये ऐसा क्षेत्र होता है, ये उठा हुआ भूमि होती है या फिर पर्वतीय क्षेत्र होता है जिससे 2 नदी तंत्र आप अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि भारत में है पंजाब में अम्बाला शहर, तो इससे देखिए इधर को बह रही है क्या, सिंधु नदी, और इससे इधर को बह रहा है गंगा नदी तंत्र, यानी ये सिंधु नदी तंत्र हो गया, ये गंगा नदी तंत्र हो गया। तो अम्बाला शहर क्या कर रहा है, दोनों के बीच में जल विभाजक क्षेत्र का हिस्सा काम कर रहा है। तो अब अम्बाला क्या हो गया, यहाँ पे अम्बाला जो हो गया वो जल विभाजक क्षेत्र हो गया सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बीच का। और जो अफवाह द्रोणी बताई थी हमने, अफवाह द्रोणी बताई थी। अफवाह द्रोणी होता है देखिए एक नदी कितना एरिया कवर कर रही है, ये तो हो गया इसका अफवाह द्रोणी। और जल विभाजक क्षेत्र वो हो गया जो 2 नदी तंत्रों को अलग अलग करता है। तो ये विश्व में सबसे लंबी या सबसे बड़ा अफवाह द्रोणी है वो है अमेजन नदी का। अमेजन नदी सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है अपनी सहायक नदियों के साथ पूरे विश्व में। जल विभाग क्षेत्र में देखिए हमने अम्बाला देख लिया। अब भारत के जो अफवाह तंत्र है उसके बारे में हम देखेंगे। तो भारत में देखिए 2 तरह के अफवाह तंत्र आपको मिल जाएंगे, एक तो हिमालय नदी अफवाह तंत्र और एक प्रायद्वीपीय भारत का अफवाह तंत्र। जो हिमालय है देखिए इस तरह से, ये भारत है, यहाँ पर हिमालय है इस तरह से। तो देखिए इसमें भी 3 आपको मिलेंगे, एक तो मिलेगा यहाँ पर ब्रह्मपुत्र, यहाँ पर मिलेगा एक गंगा, और यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और ये प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको एक तो अरब सागर में जल गिराने वाली मिल जाएंगी यानी पूरब की ओर बहने वाली, और एक बंगाल की खाड़ी, देखिए ये भारत हो गया, ये हो जाएगा हिमालय। तो यहाँ पर देखिए 3 नदी तंत्र आपको मिल जाएंगे, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और एक ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र इस तरह से। और जो प्रायद्वीपीय भारत है इसमें आपको 2 मिलेंगे, एक तो पूरब की ओर बहने वाली यानी कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली, और एक पश्चिम की ओर बहने वाली यानी कि अरब सागर में जल गिराने वाली। तो ये 2 तरह के अफवाह तंत्र आपको भारत में मिलेंगे जिनके अलग अलग भाग हैं। देखिए हिमालय में देखते हैं हम, सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखते हैं। तो इसकी जो लंबाई है, ये लंबाई कवर करती है, 2900 किलोमीटर की लंबाई पूरी कवर करती है। एग्जाम में एक सवाल हमेशा पूछता है उत्तर से दक्षिण, जो इसकी पहले हम देख लेते हैं सिंधु नदी तंत्र की जो है, सिंधु नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं। वैसे तो सतलज प्रमुख इसकी सहायक नदी है, लेकिन और भी सतलज के अलावा और भी ऐसी नदियां हैं जो अपना सीधा जल सिंधु नदी में ही गिराती हैं। उसमें श्योक है, हुआब है और एक जास्कर है। ये 3 नदियाँ हैं, और भी नदियाँ होंगी, लेकिन 3 प्रमुख नदियाँ हैं जो सिंधु नदी में अपना जल गिराती हैं। ये सिंधु नदी है, श्योक, जास्कर और हुजा, ये नदियाँ क्या करती हैं, सिंधु नदी में जल गिराती हैं। उसके बाद मिठानकोट यानी पाकिस्तान के मिठानकोट में सतलज नदी सिंधु नदी में मिल जाती है। तो एक ये नदी तंत्र में देखिए कुछ नदियों के नाम आते हैं, सिंधु, सतलज, इनको उत्तर से दक्षिण लगाने के लिए। तो देखिए इसको लिख देते हैं, सबसे ऊपर उत्तर में सिंधु, फिर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार है। इस तरह से ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में आ जाता है। अब देखिए इसकी लंबाई होगी हमने देख ली, और ये सिंधु नदी तंत्र पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में अपना जल गिराती है। अब देखते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो गंगा नदी तंत्र के बारे में देखिए, गंगा नदी तंत्र जो है इस तरह देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं ये। और इस नदी तंत्र में 2 तरह की नदियां मिलेंगी, एक तो उत्तर से मिलने वाली सहायक नदियाँ और एक दक्षिण से मिलने वाली सहायक नदियाँ। तो गंगा नदी में देखिए, गंगा नदी एक भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री से,
गंगोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड से भागीरथी नदी निकलती है, और ये देवप्रयाग, उत्तराखंड के देवप्रयाग में आकर इसमें एक नदी और मिल जाती है अलकनंदा, और यहाँ से ये गंगा नदी बन जाती है। गंगा नदी जब बनती है तो हरिद्वार में आकर ये मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है, मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है, यानी सिंधु नदी तंत्र से कम। अब हरिद्वार में प्रवेश करने के बाद एक नदी निकलती है गंगा के पैरेलल पैरेलल जो बहती है, इस तरह पैरेलल बहती है, वो उसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी, और ये इधर आकर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो गंगा की जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं देखिए वो तो हो जाती हैं, एक तो यमुना हो जाती है, एक घग्गर हो जाती है, एक गंडक हो जाती है, और एक कोसी नदी हो जाती हैं। तो यमुना तो निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, और ये 3 नदियाँ हैं ये निकलती हैं नेपाल हिमालय से। नेपाल हिमालय देखिए सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता और दिहांग, ये नदियाँ हैं। तो नेपाल जो हिमालय होता है देखिए ये होता है काली और तीस्ता नदी के बीच का जो हिमालय है उसको नेपाल हिमालय, नदी घाटी के बीच का हिमालय को नेपाल हिमालय बोलते हैं। अब ये नदियाँ मैदानी भाग में जब आती हैं तो काफ़ी नुकसान करती हुई आती हैं, यानी कि जैसे कोसी नदी हो गई, इसको बिहार का शोक बोलते हैं, सीधे मैदानी भागों में आती हैं और काफ़ी सारा जल अपने साथ जब वर्षा के मौसम में लाती हैं तो बाढ़ से जान और माल की काफ़ी हानि होती है। लेकिन इन नदी से देखिए क्या होता है कि भूमि बहुत उपजाऊ होती है, यानी जब अपने साथ बाढ़ का पानी लाती हैं उस पानी से वहाँ की भूमि काफ़ी कृषि योग्य हो जाती है, लेकिन नुकसान भी काफ़ी सारा होता है। तो गंगा नदी की ये प्रमुख नदियाँ हो गई, और जो यमुना है वो दाहिने छोर से मिलती है, और गंगा नदी अपने पूरब की ओर बहती हुई जो पश्चिम बंगाल का फरक्का है वहाँ से 2 भागों में बढ़ जाती है, एक तो भागीरथी और एक हुगली, यानी गंगा नदी भागीरथी बनकर आई थी और भागीरथी बनकर ही चली जाती है भारत में। प्रवेश जब उद्गम होता तब ये भागीरथी होती है, जब भारत से बाहर जाती है तब ये भागीरथी की बनकर ही जाती है। अब इसके बाद देखिए गंगा नदी, फिर उसके बाद ये गंगा नदी जब भागीरथी बनकर ये पश्चिम बंगाल से ये बांग्लादेश में प्रवेश कर अपना जल गिरा देती है, कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। इससे पहले देखिए हम थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र नदी देख लेते हैं। तब ब्रह्मपुत्र नदी का भी मानसरोवर झील के पूरब से होता है, और ये हिमालय के पैरेलल बहती है, यानी समांतर बहती है इसकी, यानी कि ये भारत के बाहर अधिकतर बहती है। और ये जो अरुणाचल प्रदेश का एक पर्वत शिखर है उसका नाम है नामचा बरवा के आसपास यू आकार की घाटी बनाकर, यानी इस तरह का टर्न लेकर भारत में प्रवेश कर जाती है। जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम उत्तराखंड उसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। जब ये नदी असम में आती है तो असम में इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहकर और ये भी पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है, और गंगा नदी दोनों मिलकर क्या मेघना नदी बन जाती हैं। और ये मेघना नदी फिर सुंदरबन का डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र एक जगह एक साथ अपना जल गिराती हैं, और जो कि सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। अब इसके बाद देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत में देखिए एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हैं जिसमें नर्मदा और तापी 2 प्रमुख नदियाँ हैं, और पूरब की ओर बहने वाली नदी हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, जिनमें महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदियाँ हैं। तो इनके बारे में हम देखते हैं। तो ये प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती हैं इनमें वर्ष भर तो जल रहता नहीं है, क्योंकि मौसम के ऊपर होती हैं ये, यानी बारिश होती है तभी इनमें जल रहता है। अब इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, यानी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। उसमें देखिए प्रमुख नदियाँ जो हैं पश्चिम की ओर बहने वाली वो तो नर्मदा है और एक है तापी। 2 ही नदियाँ हैं जो कि भ्रंश घाटी में बहती हैं, दोनों समांतर बहती हैं, और दोनों का उद्गम जो होता है वो होता है, दोनों का ही उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से, और जो तापी नदी है इसका उद्गम होता है सतपुड़ा श्रृंखला से, सतपुड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है। भ्रंश घाटी में बहती हैं दोनों। नर्मदा नदी जो बहती है जो विंध्य और सतपुड़ा के बीच बहती है। सतपुड़ा पहाड़ी ये देखिए, ये होगी विंध्य पहाड़ी, ये होगी सतपुड़ा पहाड़ी। तो यहाँ बहती है नर्मदा, यहाँ बहती है तापी, दोनों पैरेलल बहती हैं और ये अरब सागर में अपना जल गिरा देती हैं।
वैसे पश्चिम की ओर बहने वाली एक और नदी है लूनी नदी, जो कि अरब सागर तक नहीं पहुंचती, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। और जो अन्य नदियां हैं पश्चिम की ओर बहने वाली, उसमें उनके नाम हैं, जैसे साबरमती नदी हो गई, साबरमती हो गई, लूनी हो गई, माही हो गई, एक है भरतपूजा और एक है पेरियार। भरतपूजा और पेरियार, भरतपूजा और पेरियार, ये नदियाँ भी पश्चिम की ओर बहती हैं, यानी कि अरब सागर में ही अपना जल गिराती हैं। अब देखिए उसमें पूरब की ओर बहने वाली ये प्रमुख नदियाँ हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये नदियाँ हैं जो पूरब की ओर बहती हैं और ये प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ भी हैं। अब इसमें देखिए महानदी के बारे में देखते हैं। तो महानदी जो है ये ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है, ये लगभग 860 किलोमीटर के आसपास बहती है, छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में होकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। छत्तीसगढ़ से इसका उद्गम होता है और उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे प्रमुख नदी है वो है गोदावरी नदी, इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी एक खासियत है क्योंकि इसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी लंबा है गोदावरी नदी का, और ये सबसे बड़ी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। महाराष्ट्र का जो नासिक जिला है वहाँ से इसका उद्गम होता है, यानी पश्चिमी घाट के ढाल हैं, जो पश्चिम घाट के ढाल हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है। और इसकी लंबाई है लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई है भारत में ही। और जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वो हैं पूर्णा, बर्धा, प्राहिंता, मंजारा, बैनगंगा और पैनगंगा। ये दो गोदावरी की प्रमुख जो बड़ी सबसे आखिर की तीन प्रमुख था मंजारा, बैनगंगा और पैनगंगा, ये इसकी प्रमुख नदियाँ हैं जो काफ़ी बड़ी नदी हैं अपने आप में भी। और इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाता है क्योंकि इसका विस्तार काफ़ी ज़्यादा है। जैसे उत्तर भारत में गंगा नदी का विस्तार काफ़ी ज़्यादा है, उस तरह से दक्षिण भारत में दक्षिण गंगा यानी गोदावरी नदी का विस्तार ज़्यादा है, इसलिए दक्षिण गंगा के नाम से इसको जान जाते हैं, यानी कि दक्षिण की गंगा जो कोई सी है वो है गोदावरी नदी। इसके बाद देखते हैं हम कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी देखिए पश्चिम घाट जो है महाराष्ट्र का, वहाँ जो एक जगह है महाबलेश्वरम, वहाँ से कृष्णा नदी निकलती है और इसकी विस्तार भी काफ़ी अच्छा है, 1400 किलोमीटर का एरिया कवर करती है ये। और इसकी सहायक नदियाँ हैं, उसमें है तुंगभद्रा, कोयना, इसकी हो गई तुंगभद्रा, कोयना, घाटपिरवा, मूसी और भीमा, ये कृष्णा की सहायक नदियाँ हो गई। अब इसके बाद देखते हैं हम कावेरी नदी को। तो कावेरी नदी देखिए 760 किलोमीटर का एरिया कवर करती है और इसका जो उद्गम होता है वो होता है जो पश्चिमी घाट है उसकी एक पहाड़ियाँ हैं ब्रह्मगिरी श्रृंखला, यानी ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है कावेरी नदी का। और जो तमिलनाडु में होगा एक कुडलूर नाम का एक ज़िला है तमिलनाडु का, उसके दक्षिण में होकर ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। अब इसके बाद देखते हैं हम जो इसकी सहायक नदियां हैं वो है दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी और स्वर्णरेखा। यानी ब्राह्मणी, दामोदर, बैतरणी और स्वर्णरेखा, ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसके बाद देखते हैं हम, देखिए ये तो होंगी दक्षिण की नदियाँ। उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो होती है झील। तो देखिए एक झील एक ऐसा क्षेत्र होता है जो ऐसा जल क्षेत्र होता है चारों ओर से भूमि से घिरा हो, इसको हम झील को कहते हैं। वैसे यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं तो पृथ्वी की सतह में जो गड्ढे वाले भाग हैं और उनमें जो पानी भरा होता है उस क्षेत्र को हम, यानी पृथ्वी के गड्ढे जिनमें पानी भरा हुआ होता है उनको हम झील कहते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए झीलों का निर्माण होता है वो नदियों द्वारा भी होता है, वायु के द्वारा भी होता है और कुछ मानवीय क्रियाकलापों द्वारा भी होता है। यानी झीलें प्राकृतिक भी होती हैं और मानव निर्मित भी होती हैं। जैसे मानव निर्मित झील के लिए उत्तर प्रदेश की गोविंद बल्लभ पंत सागर या गोविंद सागर झील, और प्राकृतिक झील लैगून झील, चिल्का झील, ये सब प्राकृतिक झील हो जाती हैं। देखिए जो नदियाँ विसर्प में बहती हैं, जैसे उत्तर भारत की यानी हिमालय की नदी तंत्र विसर्प में बहती हैं, वो ये अगर इस क्षेत्र को काट देती हैं तो देखिए वो गोखुर झील का निर्माण करती हैं। अब और समुद्री स्तर से जो मतलब वितरी वो होते हैं
रोधिकाएँ यानी समुद्री तट पर जो रोधिकाएँ आती हैं वो लैगून झील यानी समुद्र का पानी अंदर रह गया है, समुद्र है और यहाँ पर रोधिका बनकर यहाँ पर पानी भर रह गया, तो ये लैगून झील का निर्माण करती हैं। रोधिकाएँ करती हैं लैगून झील का निर्माण और विसर्प नदियाँ करती हैं कोकुर झील का निर्माण। अब इसमें देखिए लवणीय झील होती हैं, लवणीय झील यानी खारे पानी की झील जिसे कहते हैं। तो राजस्थान में एक झील है सांभर झील। सांभर झील, इसका नाम सांभर इसलिए किया गया कि यहाँ से सांभर का निर्माण होता है। सांभर यानी कि नमक का निर्माण के लिए इस झील का उपयोग किया जाता है। तो सांभर झील, इन झीलों का उपयोग पानी के पीने के महत्वता में से कम होता है। अब होती है मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील देखिए, जो हिमालय की जितनी भी झीलें हैं वह सारी मीठे पानी की झीलें हैं और इनका उपयोग पीने के लिए होता है। ऐसी झीलें जिनका उपयोग पीने के लिए हो जाएं। जम्मू कश्मीर की बुलर झील है और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है जम्मू कश्मीर की बुलर झील। देखिए डल झील भी जम्मू कश्मीर में है। भीमताल नैनीताल उत्तराखंड में है और लोकटक झील मणिपुर में है। ये सब मीठे पानी की झीलें हैं। झीलों से लाभ क्या होता है? देखिए, एक तो हम नदी के बहाव को कंट्रोल कर सकते हैं और बाढ़ की जो क्षति होती है, बाढ़ को भी हम कंट्रोल में कर सकते हैं, बाढ़ को कम कर सकते हैं। और जो जल विद्युत होता है, हाइड्रो पावर प्लांट, वो भी झीलों पर लगा सकते हैं। यानी विद्युत उत्पादन में भी हम झीलें काम कर सकती हैं विद्युत उत्पादन के रूप में भी। और इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए भी, यानी हमारा पर्यावरण तंत्र है, पारितंत्र, उसको भी बैलेंस करने के लिए हम झीलों का उपयोग कर सकते हैं और पर्यावरण को बढ़ाकर देकर हम आर्थिक लाभ भी झीलों से उठा सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, देखिए हम प्रदूषण, जो कि नदी प्रदूषण है। यानी नदी आजकल औद्योगिक जो देखिए उद्योग वगैरह हैं, आजकल कृषि की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कृषि की मांग के साथ साथ उद्योग की मांग भी बढ़ी है। कृषि के उत्पादन के लिए उद्योग, तो पानी की मांग भी बहुत बढ़ी, जिससे नदियों का पानी एक तो कम हो गया है और नदियों के पानी का जो नदियों का आयतन है वो भी कम हो गया। अब हुआ क्या है कि जो उद्योगों को भी पानी चाहिएगा, तो उस पानी को नदियों के द्वारा लिया जा रहा है और उनसे जो प्रदूषक निकलते हैं, यानी जो गंदगी होती है नदियों से, यानी उद्योग से, उस गंदगी को भी बहा दिया जाता है कहाँ? नदियों में, नालों के थ्रू। तो सब पानी नदियों में मिल जाता है, जिससे नदियों का पानी क्या होता है? दूषित हो जाता है। यानी कि नदी के पानी की जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो अपने आप में कम हो जाती है। इसे नदी प्रदूषण कहते हैं और सरकारें इसको कम करने के लिए काफ़ी प्रयास भी कर रही हैं। तो दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 3 हमने कवर कर लिया है। अफवाह तंत्र कवर कर लिया है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 कक्षा 9 का मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 के साथ नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।